अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ई स्क्वायर्ड अकेडमी। आज हमारी फिजिक्स की क्लास नंबर 16 है, जिसमें हम चैप्टर 6 इक्विलिब्रियम का पार्ट 2 कवर करेंगे। आज की क्लास का एजेंडा डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कपल और को प्लेनर फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने हो सकता है काफी दफा सुना हो कि फलाने ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है, किसी का नीचे है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम देखेंगे होता क्या है और इसकी वजह से क्या फर्क पड़ता है। कपल का मतलब है दो पैरेलल फोर्सेस, दो पैरेलल इक्वल फोर्सेस, और वो किस तरह एक बॉडी पे मोमेंट लेके आती हैं, मतलब टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं या एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। और थर्ड टॉपिक है कोप्लेनर फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। हम पहले तो ये पढ़ेंगे कि कोप्लेनर फोर्सेस होती क्या हैं और उनकी वजह से एक बॉडी इक्विलिब्रियम में कैसे होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आज का पहला टॉपिक। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एवरी ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्मॉल पार्टिकल से बने, छोटे छोटे पार्टिकल से बने, और उन हर पार्टिकल के ऊपर अर्थ की तरफ से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रही है। एक ऐसी फोर्स अप्लाई हो रही है जो उसको अर्थ की तरफ खींच रही है। और इस फोर्स का जो ओरिजिन है, जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, जिस तरफ सारी फोर्सेस अट्रैक्ट हो रही हैं, वो सेंटर ऑफ द अर्थ है। पूरे अर्थ का सेंटर है जो सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब जितने भी पार्टिकल्स होंगे, भले वो जमीन पे भी हों, उनका जो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस होगा वो बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू द साइज ऑफ दैट पार्टिकल। अब आप फर्ज करें ये पूरे अर्थ की जमीन है और ये उसका सेंटर है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक ऑब्जेक्ट है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। मैंने आपको बताया कि सारे पार्टिकल्स के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक्ट कर रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसमें से सारी फोर्सेस की डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा फर्क है, किसी का एंगल ज्यादा है, किसी का एंगल कम है, मगर क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि हम इन सारी फोर्सेस को सेम डायरेक्शन में यानी पैरेलल कंसीडर कर सकते हैं। इसको बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए आप इमेजिन करें ये बड़ा सा एक बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, ह्यूज ऑब्जेक्ट है। इसके साथ एक रस्सी लगी हुई है और उसको कोई खींच रहा है। जो खींचने की जो पुल की डायरेक्शन है वो ये इन चारों में से वेरी कर रही है। कभी ये है, कभी ये है, कभी ये है, कभी ये है। लेकिन क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और ये रस्सियां इतनी लंबी हैं और इसको इतने लंबे डिस्टेंस पे खींचा जा रहा है कि हम कहेंगे कि भाई बस इसको जो है वो इस डायरेक्शन में इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है। हम ये कह सकते हैं। प्रैक्टिकली और एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं, कहने में कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पैरेलल डायरेक्शंस में है। अब जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, हमने कहा था, अभी हमने ग्रेविटी का जिक्र नहीं किया था, अभी हमने सिर्फ कहा था कि अर्थ एक फोर्स अप्लाई कर रही है जो हर पार्टिकल को सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन एक जो पूरा ऑब्जेक्ट होता है जो कई सारे पार्टिकल से बनता है, उसके अंदर एक पॉइंट होता है जिसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। ये वो पॉइंट होता है जहां पे जो सारी उन पार्टिकल्स के अंदर पैरेलल फोर्सेस थी उसका रिजल्टेंट एक्ट करता है। एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये सारे पार्टिकल्स हैं।
बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। मैंने कुछ पार्टिकल्स दिखाए। हर पार्टिकल के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसे हमने पैरेलल डायरेक्शन में कंसिडर कर लिया है। इन सारे पार्टिकल्स के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं अलग अलग, उन सब का कोई ना कोई रिजल्टेंट भी होगा। वो जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रही होगी, किसी एक पॉइंट के थ्रू इसको अट्रैक्ट कर रही होगी, इस बॉडी को अर्थ की तरफ। वो जो एक पॉइंट है जिस पॉइंट से इस पूरी बॉडी को एक फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, वो पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बेसिकली द पॉइंट वेयर ऑल द वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट्स। मतलब वो पॉइंट जहां पे एक बॉडी का सारा वेट एक्ट करता है, वो कहलाता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी। यूनिफॉर्म रॉड, अगर एक स्ट्रेट यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो लाया करेगा एग्जैक्टली उसके सेंटर पे। अगर एक सर्कुलर प्लेट है, एक सर्कुलर शेप है, तो उसके एग्जैक्ट सेंटर के अंदर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। और अगर कोई स्क्वायर, रेक्टेंगल या इस तरह का रेगुलर शेप है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है अगर आप उसके ऑपोजिट पॉइंट्स को डायगनली मीट कराएं, तो जिस पॉइंट पे उन दोनों डायगनल्स इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अगर ये एक स्क्वायर है, आप इसके ऑपोजिट पॉइंट्स को डायगनली मीट कराएं, ये जो पॉइंट है जहां पे ये दोनों डायगनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, ये है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इररेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स। हमने पिछली स्लाइड में रेगुलर शेप्स के बारे में पढ़ लिया, जो कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो भी डिफाइंड शेप्स हैं। जो एक इररेगुलर शेप होगा, जो किसी भी तरह का हो सकता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकाल सकते हैं? यूजिंग अ प्लम लाइन। प्लम लाइन इस तरह का एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें ये एक स्ट्रिंग है और नीचे की तरफ एक समझ लें एक लट्टू की तरह एक ऑब्जेक्ट अटैच्ड होता है। हम ये करते हैं कि जिस भी ऑब्जेक्ट का हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना होता है, उस ऑब्जेक्ट के साथ इसको हैंग करते हैं, वर्टिकली हैंग करते हैं, और इसी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की सीध में, वर्टिकली बिलो दिस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है। और ये जो प्लम लाइन है हमारी, इट इज एट रेस्ट व्हेन इट इज सस्पेंडेड। मतलब अगर आप इसको सस्पेंड करेंगे तो ये रेस्ट की पोजीशन में आ जाएगी, जो कि एक वर्टिकली डाउनवर्ड पोजीशन होगी। और इसी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की सीध में वर्टिकली नीचे उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा जिसके साथ आप इसको हैंग करेंगे। अच्छा, मेथड। अब इसको यूज करते हुए एक इररेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते कैसे हैं? फर्स्ट करें, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक बहुत ही इररेगुलर सा शेप है। आप इसके ऊपर 3 होल्स करते हैं, ए, बी और सी। आपने ये करना है कि फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए के ऊपर आपने एक नेल से, एक कील से इस ऑब्जेक्ट को कहीं पे ठोक दिया, लगा दिया, और उसी नेल पे, उसी कील पे आप आपकी प्लम लाइन हैंग करा दें, वर्टिकली सस्पेंड करा दें। आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो उसी प्लम लाइन की सीध में कहीं ना कहीं होगा। तो आप ये करें कि उस प्लम लाइन की सीध में एक लाइन ड्रॉ करते हैं पेंसिल से। अब ये जो आपकी लाइन है, कहीं ना कहीं इसी लाइन के ऊपर आपके इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा है। रिपीट द प्रोसीजर विद होल बी। यही चीज अब आप होल बी से करें। अब आप इस ऑब्जेक्ट को होल बी से नेल डाउन करें, कील से लगाएं, और प्लम लाइन होल बी पे रखें, और अब उस प्लम लाइन की सीध में वापस से एक लाइन ड्रॉ कर दें। डेफिनेटली वो लाइन आपकी पिछली बनाई हुई लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो प्लम लाइन, जो आपकी प्लम लाइन है, उसी की सीध में होता है। और अब दोनों लाइंस का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, तो आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो एग्जैक्टली उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई करेगा। इस चीज को कंफर्म करने के लिए अब आप पॉइंट सी पे जाएंगे। पॉइंट सी से उस ऑब्जेक्ट को नेल डाउन करें, लगाएं, और वहां पे प्लम लाइन हैंग कराएं। आपकी जो प्लम लाइन की सीध में लाइन होगी वो उन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट तो करेगी, और एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी जहां पे वो 2 लाइंस पहले इंटरसेक्ट कर रही थी, जिसको हमने पॉइंट जी से डिनोट किया है।
तो ये था कि ये था मेथड आपका किसी भी इररेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है कपल। कपल हमेशा दो फोर्सेस के साथ बनता है, मतलब एक पेयर ऑफ फोर्सेस को कपल कह सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ कंडीशंस हैं। 4 कंडीशंस होती हैं, अगर वो फुलफिल हो तो एक पेयर ऑफ फोर्सेस जो है वो कपल कहलाता है। क्या कंडीशंस हैं? द फोर्सेस शुड बी इक्वल, पैरेलल, अनलाइक एंड हैव डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन। मतलब ये जो आपकी फोर्सेस हैं ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें, इन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन कराएं तो उस लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा। खैर, इसके अलावा अनलाइक फोर्सेस होनी चाहिए, मतलब इन दोनों के जो डायरेक्शंस हैं वो ऑपोजिट होनी चाहिए, और डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन, जैसे ये है, मतलब ये सीध में नहीं है, इनके लाइंस ऑफ एक्शन डिफरेंट है, ये दोनों दूर दूर है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों फोर्सेस के लाइंस ऑफ एक्शन के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, जिस तरह टॉर्क में करता है। मैं आपको रिमाइंड कराऊं कि मोमेंट कपल जो है वो भी एक तरह का टॉर्क या मोमेंट ही है। अच्छा, अब आप ये फिगर कंसीडर करें जिसमें एक रॉड है जिसका सेंटर है पॉइंट O, यूनिफॉर्म रॉड है, मतलब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो पॉइंट O पे एग्जिस्ट करेगा, और जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वही इसका सेंटर ऑफ रोटेशन भी होगा। तो इसके ऊपर दोनों कॉर्नर्स पे एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। A के ऊपर फोर्स F लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और B के ऊपर फोर्स F लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप नॉर्मली जैसे इसका टॉर्क मेजर किया जाता है, मोमेंट मेजर किया जाता है, वैसे करें तो इस फोर्स की वजह से जो मोमेंट होगा वो होगा F मल्टीप्लाइड बाय AO, और जो इस फोर्स की वजह से होगा वो होगा F मल्टीप्लाइड बाय OB। अच्छा, ये दोनों फोर्सेस का जो इफेक्ट होगा, जो टॉर्क होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि ये फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है और ये इस ऑब्जेक्ट के इस कॉर्नर पे है, तो इसको ऊपर की तरफ ढकेलेगी, और ऊपर की तरफ रोटेट करेगा तो ये ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ये फोर्स की डायरेक्शन है तो डाउनवर्ड, लेकिन क्योंकि ये ऑपोजिट साइड पे है ऑब्जेक्ट के, ये भी इसको डाउनवर्ड की तरफ घुमाएगा, और इसकी वजह से जो रोटेशन होगी वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही होगी। जब इन दोनों टॉर्क्स की वजह से, इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो रोटेशन है, जो टॉर्क है, वो सेम डायरेक्शन में है, मतलब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ऐड होगा, इन दोनों फोर्सेस के टॉर्क्स को ऐड करके आएगा, मतलब जो रिजल्टेंट टॉर्क होगा वो होगा F मल्टीप्लाइड बाय OA प्लस F मल्टीप्लाइड बाय OB। इन दोनों में F कॉमन है, तो हम इसको लिख सकते हैं F मल्टीप्लाइड बाय OA प्लस OB। आप फिगर देखें, OA प्लस OB को हम AB भी लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया F मल्टीप्लाइड बाय AB, यानी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो इन दोनों फोर्सेस की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो होगा F मल्टीप्लाइड बाय AB। ये एक नॉर्मल टॉर्क या नॉर्मल मोमेंट से कैसे डिफरेंट है? नॉर्मल मोमेंट में हम क्या करते हैं, फोर्स से लेके सेंटर ऑफ रोटेशन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं फोर्स से। इधर हमने क्या किया, फाइनल एक्सप्रेशन में हमने फोर्स को मल्टीप्लाई किया दूसरी फोर्स तक के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। तो हमारे पास जो बात आती है, जो कंक्लूजन आता है, वो ये है कि एक कपल का जो मोमेंट होगा वो होगा उन दोनों फोर्सेस, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो कोई भी एक फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। उन दोनों फोर्सेस के जो लाइंस ऑफ एक्शन होंगे उन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो मल्टीप्लाइड बाय कोई भी एक फोर्स। क्यों, ये हमने लास्ट स्लाइड में देखा। तो हमारे पास जो मोमेंट का फाइनल फॉर्मूला बनता है वो होता है F मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। और इसकी वजह से, कपल की वजह से, याद रखिएगा हमेशा रोटेशन ही होगी, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट मूव ऊपर या नीचे मूव नहीं करेगा, हमेशा रोटेट करेगा। एंड द कपल इज ओनली व्हेन द फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। कपल तभी माना जाएगा जब वो फोर्सेस का पेयर इक्वल और ऑपोजिट होगा। इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल होता है आप गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील। अगर आप इमेजिन करें गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील दो हाथों से घुमाते हुए, तो एक हाथ से आप फोर्स ऊपर लगाते हैं, एक हाथ से आप फोर्स नीचे लगाते हैं। अगर आप वो दोनों फोर्सेस एग्जैक्टली इक्वल मैग्नीट्यूड की लगाएंगे तो आप उस स्टीयरिंग व्हील के ऊपर एक कपल अप्लाई कर रहे होंगे। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस।
कोप्लेनर फोर्सेस क्या होती हैं? कोप्लेनर फोर्सेस का मतलब है वो फोर्सेस जो सेम प्लेन पे एक्ट कर रही हो। आसानी से बताने के लिए, चीजें आसान करने के लिए, वो फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो वो कोप्लेनर फोर्सेस कहलाती हैं। अब हमें पता है अ बॉडी इज एट रेस्ट व्हेन इट इज अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज एट रेस्ट। जब भी बॉडी रेस्ट पे होगी तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी। जब भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही होगी तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी। और जब अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो सेम प्लेन पे एक्ट करें। आसानी से समझाने के लिए, वो फोर्सेस जिनके लाइंस ऑफ एक्शन सेम हो, जो दो फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा, वो फोर्सेस कोप्लेनर फोर्सेस कहलाएंगी। अब हमें पता है कि एक बॉडी अगर रेस्ट पे होगी तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी, और अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करी होगी तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी। एंड आइदर वन हैज नो एक्सेलरेशन, और इन दोनों कंडीशन में उस पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अगर आप न्यूटन का सेकंड लॉ रिकॉल करें जो कहता है F इज इक्वल टू ma, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होती है। हालांकि दो डायरेक्शंस में या 3-4 डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है, लेकिन उनका जो रिजल्टेंट होता है, जो नेट इफेक्ट होता है, वो जीरो होता है। जब फोर्स जीरो होगी तो F इज इक्वल टू ma में इक्वल टू की एक साइड पे जीरो आ गया है तो दूसरी साइड पे कोई भी एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकती। मतलब वी कैन कंक्लूड कि जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन नहीं होगी। अगर आप ये डायग्राम देखें, अगर आप ये फिगर देखें, तो इसमें एक सीलिंग के साथ एक बॉल सस्पेंडेड है। सीलिंग के साथ एक रस्सी लगी हुई है और उसके नीचे एक बॉल अटैच्ड है। ये कह रहा है द बॉल इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब ये बॉल जो है वो रेस्ट पे है। इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक वेट है डाउनवर्ड्स जो 5 न्यूटन है, और एक टेंशन है जो अपवर्ड डायरेक्शन में है। फॉर द बॉडी टू बी एट रेस्ट टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम, इस बॉडी के ऊपर जो दोनों फोर्सेस हैं वो इक्वल होनी चाहिए, मतलब जो डाउनवर्ड फोर्स है वो इक्वल होनी चाहिए अपवर्ड फोर्स के। और क्योंकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना इसका वेट था 5 न्यूटन, उतना ही इसमें टेंशन भी था जो है 5 न्यूटन। बोथ बैलेंस एंड हेंस द बॉल इज एट रेस्ट। क्योंकि ये दोनों बैलेंस हो रही हैं तो बॉल रेस्ट पे है। अगर आप इस बॉल को थोड़ा सा ऊपर पुश करें तो आप क्या कर रहे हैं? टेंशन की डायरेक्शन में आप फोर्स ऐड कर रहे हैं। अगर आप 2 सेकंड के लिए उस फोर्स को, उस ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्स को टेंशन का ही पार्ट इमेजिन करें तो टेंशन इंक्रीज हो गया। जब टेंशन इंक्रीज हो गया तो नेट फोर्स जो थी वो जीरो नहीं रही, अब वो ऊपर की तरफ आ गई। मतलब ये बॉल मोमेंटम में आ गई, बॉल मूवमेंट में आ गई। जैसे ही उस फोर्स का इफेक्ट खत्म होगा और टेंशन और वेट वापस से इक्वल हो जाएंगे तो ये बॉल वापस से रेस्ट पे आ जाएगी। ये थी हमारी क्लास नंबर 16 जिसमें हमने चैप्टर 6 इक्विलिब्रियम का पार्ट 2 कवर किया। थैंक यू।